नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 28 मई 2023 के करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको एडिटोरियल एनालिसिस दिख रहा है, लेकिन चूंकि आज संडे है दोस्तों और द हिंदू का एडिटोरियल आज पब्लिश नहीं होता है, तो साइंस एंड टेक की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज और करंट अफेयर्स की 7 से 8 इंपॉर्टेंट न्यूज जीएस पेपर वाइज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब पे टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ में ऑलरेडी अवेलेबल करवा चुका हूं। जो लोग मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन यूज करते हैं, वहां के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये पीडीएफ आपको मिल चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिए दोस्तों। इमीडिएट अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स की एनालिसिस में जो पहली न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है तेलंगाना की गोंगाड़ी शॉल्स। तेलंगाना की गोंगाड़ी शॉल्स के फैब्रिक को इस्तेमाल करके शूज बनाए गए हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करो दोस्तों, तो जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, इसमें ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आ सकती है। तो जनरेशन से, कई सालों से, कई जनरेशन से जो रफ वूल है डेक्कनी शीप का, जो स्टर्डी डेक्कनी शीप है, जो एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती है, बेसिकली इस पर्टिकुलर ये शीप के वूल को हैंडीक्राफ्ट किया जाता है कुरुमा और कुरुबा पेस्टोरल कम्युनिटीज के द्वारा। तो ये कुरुमा और कुरुबा पेस्टोरल कम्युनिटीज तेलंगाना के अंदर मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। कुरुमा कुरुबा कहां पाई जाती हैं, एक आइडिया आपको रहना चाहिए। तो जीएस पेपर 1 के रिस्पेक्ट से भी न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बेसिकली ये पेस्टोरल कम्युनिटीज डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर वूल है ना, इस पर्टिकुलर वूल को वीव करके एक टफ ऑल वेदर शॉल बनाई जाती है, जिसको बोला जाता है गोंगाड़ी तेलंगाना के अंदर। ये जो रेजिलिएंट फैब्रिक है, इस पर्टिकुलर फैब्रिक का इस्तेमाल करके यहां पे ऑल वेदर शूज बनाए गए हैं। ठीक है, तो गोंगाड़ी शॉल का इस्तेमाल करके, देखिए गोंगाड़ी शॉल बनती थी डेक्कनी वूल से। अभी डेसीसी डेक्कनी वूल से, ये जो स्टर्डी शिप है आपकी, इस डेक्कनी शिप के वूल से जो शॉल बनती थी, उस फैब्रिक का इस्तेमाल करके अब जूता बनाया जा रहा है। और ये जूता बनाना है किसने है, तो 3 एल्यूमिनाई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के, उन्होंने बनाया है। तो बेसिकली बेयरफुट रहना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे इन रिसर्चर्स ने फार्मर्स से मुलाकात की, उन्हें पता चला कि फार्मर्स बिना जूतों के चलते हैं, तो कभी सांप ने काट लिया, कभी फंगल इन्फेक्शन हो गया, कभी फुट में क्रैक पड़ गए। तो कहीं ना कहीं बिना जूते के पड़ना चलना ठीक नहीं है। इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे मिले और ये तीनों काफी टैलेंटेड हैं। एक है संतोष कोचर लकोटा, इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था एज अ ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनर। फेरारी और लैम्बोर्गिनी के डिजाइन ये बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए ओवरऑल ये यहाँ पे फार्मर्स की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में जो जूते की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ समय के लिए इन्होंने एक इंडिजीनस व्हील चेयर की डिजाइनिंग पे भी काम किया है। तो एक इंपॉर्टेंट सोशल काम के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं संतोष साहब। संतोष साहब का बोलना है कि 1.5 साल ये रूरल महाराष्ट्र में काट चुके हैं, फार्मर्स की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे शूज बनाने का इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो नकुल लातकर जी भी हैं, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार डिजाइन यूरोपियन कंपनी में काम करते थे, और विद्याधर भंडारे भी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने सीट्स डिजाइन की हैं इंडियन रेलवेज के लिए। तो इन्होंने भी अपने रिसोर्सेस और इंथुसियाज्म को यहाँ पे पूल किया है और इन पर्टिकुलर जूतों को बनाया है। तो जो फर्स्ट बैच बना था 30 जूतों का, ये 5 दिन के अंदर अंदर बिक गया। ठीक है ना, 10 लाख रुपए इनको एज एन इंक्यूबेशन फंडिंग भी मिली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की तरफ से। ओके, 40 प्रोटोटाइप्स को यहां पे टेस्ट किया गया। बेसिकली जूट का, बनाना फाइबर, कॉटन, स्क्रूपाइन फाइबर, वाइटर हाइकिन फाइबर, हर प्रकार के फाइबर से पहले जूते बना के टेस्ट किए गए। लेकिन पता चला कि ये जो डेक्कनी शिप की वूल है, इसके फैब्रिक से जो जूता बन रहा है वो काफी इफेक्टिव है। तो देखा जाए ओवरऑल तो रंग बिरंगे बिल्कुल डिजाइन वाले जूते 2500 रुपए के दाम पे बिकेंगे, लेकिन बिना डिजाइन वाले ब्लैक वर्जन वाले जूते जो कि कोर फाइबर से बन रहे हैं, वो केवल 900 रुपए के मिलेंगे। अभी के लिए 10,000 शूज आगरा के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म में इनिशिएटिव डेफिनेटली काम का है। ठीक है भाई, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इससे बाद हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे जीएस पेपर 2 की न्यूज। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ड्रॉप कर दिया है एक चैप्टर मोहम्मद इकबाल के ऊपर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, इसमें मोहम्मद इकबाल के ऊपर जो सिलेबस था, इसको ड्रॉप किया गया। ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 2, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ,
एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज। वैसे दोस्तों जो लोग यूपीएससी की होलिस्टिक तैयारी कर रहे हैं, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और डेली के बेसिस पे करंट अफेयर्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को स्टडी करना चाहते हैं, मैं बता दूं कि मैं अपनी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में एक डेडिकेटेड कोर्स लेके आने वाला हूं। उस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपको स्पेसिफिकली वीडियोस बना के बताऊंगा कि नोट मेकिंग, कौन सी न्यूज से आपको कौन से नोट्स उठाने हैं, कुछ हद तक जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो भी मैं आपके लिए कंडक्ट करवाऊंगा। रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए मैंने वो कोर्स शुरू नहीं किया है, मैं अभी डिजाइनिंग स्टेजेस में हूँ, जल्दी शुरू करूंगा। देखिए मैं क्या बहुत जल्दी में नहीं हूँ कि बेचना है, हाँ भाई लोग प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो बस बेच देना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले इस बात को एसेस कर रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ कितनी क्वालिटी में और कितने क्वांटम में आपको दे सकता हूँ, और उसके बाद एक प्राइस डिसाइड करके मैं लेके आऊँगा। तब तक मैंने थोड़ा सा उसको रोक रखा है, आप कुछ दिन के लिए वेट करिए, डिटेल्स आ जाएंगे। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि भैया यहाँ पे डिसीजन अनाउंस किया है टू ड्रॉप अ चैप्टर ऑन उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल फ्रॉम बीए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह साहब ने बोला है कि हम उन लोगों की हिस्ट्री बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है, और इसीलिए उर्दू पोएट मोहम्मद इकबाल का नाम बेसिकली बीए पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से यहां से हटाया गया। तो 15 घंटे लंबी मीटिंग हुई यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की, जो कि सैटरडे की सुबह 1:20 पे खत्म हुई, और यहां पे प्रपोजल पास हुआ कि रेनाउंड पोएट मोहम्मद इकबाल का ये जो बेसिकली चैप्टर है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसको 6th सेमेस्टर ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस से हटा दिया जाएगा नए अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने एक होस्ट ऑफ प्रपोजल्स को यहां पे और एक्सेप्ट किया है। क्या ये होस्ट ऑफ प्रपोजल्स? तो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटर फॉर इंडिपेंडेंस इन पार्टीशन स्टडीज, अ सेक्शन ऑफ एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स हु अटेंडेड द मीटिंग सेड अ पेपर ऑन महात्मा गांधी इन द 5th सेमेस्टर ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस सिलेबस वाज रिप्लेस्ड विद वन विद इंडेड डॉलर। अब देखिए क्या है कि बीए पॉलिटिकल साइंस के 5वें सेमेस्टर में महात्मा गांधी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर चैप्टर था सिलेबस में, अब इसकी जगह आ गया है चैप्टर एक वीडी सावरकर के ऊपर, और महात्मा गांधी जी वाला जो चैप्टर है वो 7वें सेमेस्टर में चला गया। अब अगर कोई 3 साल की अंडर ग्रेजुएट स्टडी कर रहा है, 4 साल की नहीं कर रहा है, तो 7वां सेमेस्टर तो 4थे साल में आएगा, तो उस हिसाब से 3 साल की अंडर ग्रेजुएट स्टडी वाले को महात्मा गांधी जी के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलेगा। और खास बात यह है कि सावरकर को अपने आप में इंक्लूड करना भी एक ट्रिकी पॉइंट है, क्योंकि देखिए सावरकर साहब एक राइट विंग हिंदू आइडियोलॉजिस्ट थे, और ओवरऑल कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटीज भी कुछ समय पे बहुत ज्यादा एंटी कांग्रेस हो गई थी, और उस समय पे कांग्रेस डेफिनेटली देश की आजादी के लिए लड़ रही थी। आज की डेट की कांग्रेस में और जो आजादी के लिए कांग्रेस लड़ रही थी उसमें बहुत फर्क था। तो बेसिकली वीडी सावरकर का, वीर दामोदर सावरकर का नाम आप जोड़ रहे हो, गांधी जी का नाम आप 4थे साल में शिफ्ट कर रहे हो 7वें सेमेस्टर में, तो जो 3 साल के लिए पढ़ने के लिए आ रहा है उसको गांधी जी के बारे में पढ़ने को ही नहीं मिलेगा। तो ये सब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। फिर ओवरऑल बात की जाए मोहम्मद इकबाल की, तो भैया 1877 में सियालकोट में जन्म हुआ था अनडिवाइडेड इंडिया में, किसका? मोहम्मद इकबाल का। ओके, मोहम्मद इकबाल ने लिखी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इनको अलामा इकबाल भी बोला जाता था। ओके, लेकिन बात यह है दोस्तों कि इनको इस बात का भी क्रेडिट दिया जाता है कि आइडिया ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल ने दिया है। तो पहला आइडिया ऑफ पार्टीशन मोहम्मद इकबाल की तरफ से आया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान का। इसीलिए ऐसे लोगों के बारे में हमारे सिलेबस में ना ही पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे जो फ्रीडम और पार्टीशन स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ये रिसर्च करेगा, और रिसर्च के थ्रू जो भी हमारे फ्रीडम मूवमेंट के अनसंग हीरोज हैं, इवेंट्स हैं, इनके बारे में लोगों को याद दिलाया जाएगा। ठीक है, 14 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम ऑब्जर्व करेंगे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, ताकि लोगों को ये याद रहे कि पार्टीशन के समय पे हमारे देश के कई लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, कितना ट्रॉमा था, ये हिस्ट्री का समय कितना ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताएगी। हालांकि ओवरऑल ये जो यहाँ पे किया जा रहा है कि मोहम्मद इकबाल का नाम हटाया जा रहा है, वीडी सावरकर का नाम जोड़ा गया है, इसको बहुत सारे लोग यहाँ पे अपोज भी कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, तो ये सब चीजें ओवरऑल हमने यहाँ पे देखी। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हाउ बुकीज एंड पेंटर्स केप्ट द पुलिस ऑन टोज ड्यूरिंग आईपीएल सीजन। अभी आईपीएल के सीजन पे बुकीज वगैरह एक्टिव हो रखे हैं। ये पर्टिकुलर न्यूज जीएस पेपर 2, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस मॉडल, सक्सेसिव लिमिटेशंस, इन सब में काम आएगी। न्यूज़ क्या है? तो नॉर्मल सी न्यूज़ है, मैं जल्दी बताता हूँ। आईपीएल सीजन 2023 चल रहा था दोस्तों, बहुत तगड़े तरीके से लोग टीवी के साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ पे नारकोटिक स्क्वाड साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है प्रकाश चंद, उनको टिप मिली
कि भाई ओवरऑल गुजरात टाइटन और लखनऊ सुपर जायंट का जो मैच चल रहा है उसको लेके अंबेडकर नगर के एक घर के अंदर बैटिंग हो रही है। बैटिंग के रिस्पेक्ट में इमरान हाशमी की मूवी भी आई थी, शायद जन्नत नाम था, मुझे याद नहीं है, उसमें हल्का फुल्का बैटिंग का आइडिया आपको दिया गया। और आईपीएल में तो भाई रियल टाइम में हो सकता है बैटिंग होती है। आईपीएल में तो एक इनफॉर्मल बैटिंग बहुत सारे ऐप से ही चल रही है कि भाई आप टीम बनाइए, टीम में जो अच्छा प्लेयर परफॉर्म करेगा, ठीक है ना, उस हिसाब से आप पैसे जीतोगे। तो वो भी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ बैटिंग है, लेकिन ठीक है, अच्छा प्लेयर आपने सेलेक्ट किया तो अच्छा प्लेयर सेलेक्ट करने की वजह से आपने पैसे बेचे, इसलिए उसको कुछ लोग उसको गेम्स ऑफ स्किल भी बोलते हैं। बैटिंग गैम्बलिंग में बस फर्क करने के लिए गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इन दोनों चीजों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब डिफरेंशिएशन किया जाता है। गेम ऑफ चांस का मतलब यह है कि आपने जो डिसीजन लिया उसमें आपका कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, चांस से आपका तुक्का लग गया, आप जीत गए। और गेम ऑफ स्किल में क्या होता है कि हाँ भाई आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपने अपने टैलेंट के बेसिस पे सही डिसीजन लिया, उससे आपने पैसे कमा लिए, ठीक है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है उनको तो गेम ऑफ स्किल बोला जाता है। अब यहाँ पे घर के अंदर बैटिंग चल रही है। तो 7 मई को शाम को 6 बजे लगभग तो ये जो एएसआई थी और उनकी जो टीम थी 7 पुलिस ऑफिसर्स की, वो पहुंच गई ओवरऑल अंबेडकर नगर के इलाके में और घर से आकाश नाम के इंडिविजुअल को, विशाल गुप्ता नाम के इंडिविजुअल को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग इलीगल ऑनलाइन बैटिंग एप्लीकेशंस के थ्रू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की मदद लेके बैटिंग कर रहे थे। एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी यहाँ पे सीज हुआ। तो जो ऑनगोइंग आईपीएल सीजन हो रहा है इसमें दबा के बैटिंग हो रही है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे बैटिंग करने वाले को ढूंढ रही है। बैटिंग और गैम्बलिंग इंडिया के अंदर बैन है अंडर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। याद रखिए दोस्तों, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंदर बैटिंग गैम्बलिंग बैन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आप आंसर लिखोगे ना मेंस के अंदर, तो आप सिर्फ ये लिख दोगे कि भाई बैटिंग गैम्बलिंग बैन है, तो वो तो सबको पता है भाई बैटिंग गैम्बलिंग, जुआ लगाना, सट्टा खेलना बैन है। कौन से एक्ट के अंदर, कौन से कानून के अंदर बैन है, ये लिखना जरूरी है। तो अगर आप अपने आंसर में ये लिख देते हो कि इंडिया के अंदर बैटिंग गैम्बलिंग बैन है एज पर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867, तो जो आंसर चेकर है उसके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज जाएगी आपकी कि हाँ भाई इस बंदे को पता है। तो यही बताया जा रहा है कि भाई जब भी आईपीएल सीजन आता है तब भी ये बुकीज, जो पंटर्स होते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ही इंस्टीट्यूशनल तरीके से बैटिंग गैम्बल चलता है। इन बैटिंग गैम्बल के जो ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं और इन ओरिजिनल प्लेटफॉर्म्स के बिहाफ पे जो बुकीज हैं, जो पंटर हैं, वो इंडिया के अंदर घरों से ऑपरेट कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो 25 से 40 साल की एज ग्रुप के हैं और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के हैं, इलीगल रैकेट्स के साथ एसोसिएटेड हैं और घर से ऑपरेट करते हैं। तो चूंकि ये घर से ऑपरेट कर रहे हैं, इनका कोई एक परमानेंट अड्डा नहीं है, इसलिए इनको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। इन बैटिंग के लिए बहुत प्रकार की एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है देश के बाहर के सर्वर्स पे बेस्ड हैं, इसलिए ओवरऑल यहाँ पे इस बैटिंग के फिनोमेना को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज। हिमाचल प्रदेश सीएम आज सेंटर टू डायरेक्ट पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी टू रिटर्न एनपीएस मनी। अब ये जो पर्टिकुलर न्यूज है दोस्तों आपकी, ये काम की है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 3 गवर्नमेंट बजटिंग की सरकार भाई कहां पे पैसा खत्म कर रही है और गवर्नमेंट बजटिंग में केंद्र की सरकार की बजटिंग के साथ राज्य की सरकार की बजटिंग में जुड़ जाती है। और उसके साथ साथ ये न्यूज काम की है जीएस पेपर 2 फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स के पर्सपेक्टिव से। अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, देखिए, ओवरऑल जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है उसका ये बोलना है कि भाई हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आ रहे हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज हैं, अब उनके ऊपर एनपीएस लागू नहीं होगा, अब उनके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी। और खास बात दोस्तों ये कि जो एनपीएस का जो आप कह लो जो डिडक्शन होता था तनख्वाह से हिमाचल प्रदेश की राज्य की सरकार के एम्प्लॉयज का, वो 1 अप्रैल 2023 से बंद हो चुका है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में हिमाचल प्रदेश के एम्प्लॉयज को हिमाचल प्रदेश की सरकार लेके जा रही है। दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू डू इट। अब खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को यह बोला है कि भाई देखिए, इतने लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज लगातार अपना एनपीएस डिडक्ट करवा रहे हैं और जो हिमाचल प्रदेश की राज्य की सरकार एनपीएस का इक्विवेलेंट ऑफ अमाउंट ऑफ पैसा उनके फंड में डाल रही है। क्या होता है, एनपीएस के अंदर अगर आपके अकाउंट से कट रहे हैं 5500 रुपए एक एम्प्लॉय, तो लगभग 5500 रुपए ही आपके लो सरकार भी डालती है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार की एम्प्लॉय के अकाउंट से कटे 5500, हिमाचल की सरकार ने 5500 डाले, ये 11,000 रुपए चले गए एनपीएस के अकाउंट में। एनपीएस का अकाउंट कौन मैनेज करता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसके चलते नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर राज्य की सरकार के द्वारा 9,242.60 करोड़ रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किए गए हैं और ये पड़े हैं पीएफआरडीए के पास।
तो ये पैसा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पीएफआरडीए वापस कर दे हिमाचल प्रदेश की सरकार को। ये बात यहां पे सुखविंदर सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं उन्होंने बोली। और कहां बोली है? तो 8th गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है ना नीति आयोग में, वहां बोली। अब नीति आयोग की मीटिंग को लेकर भी इस समय पे काफी तगड़ा बवाल हो रहा है, उसको लेकर एक आर्टिकल भी नीचे डिस्कस करेंगे। मतलब डिस्कस क्या करेंगे उसमें, तो भाई देखिए अभी नीति आयोग की 7 अब तक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हो रही है। अब लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने यहां पे बोला, जो ज्यादातर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे तमिलनाडु के सीएम स्टालिन साहब हो गए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी जी हो गई। ममता बनर्जी जी तृणमूल कांग्रेस ने बोला कि हम अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं, तो बोला नहीं आप आइए सीएम आइए, तो सीएम ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भारत राष्ट्र समिति के तेलंगाना के जो ओवरऑल सीएम है वो भी यहां पे नहीं गए, पंजाब के भगवंत मान नहीं गए। तो कुल मिला के बहुत सारे सीएम यहां पे अपोजिशन रूल्ड स्टेट के गए नहीं। ओके, ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, कौन सी? नीति आयोग की 8th गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो इस रिस्पेक्ट में जो यहां पे गए हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, इन्होंने बोला है कि हम चूंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर रहे हैं, तो एनपीएस के अंदर जो भी पैसा हम दे चुके हैं पीएफआरडीए, वो पैसा हमको यहां पे वापस कर दे। तो अपने आप में इससे ओवरऑल एक आप कह लो एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू होता है जो कि दूसरे राज्यों में पहुंच सकता है। हो सकता है अब कांग्रेस की सरकार, एंटी बीजेपी सरकार अगर इन राज्यों में पहुंचे तो बहुत से राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को शुरू करने की बात कीजिए। हो सकता है ये भी हो कि कांग्रेस की सरकार जीत के आ जाए तो वो बोले कि हम केंद्र की सरकार के लिए भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं। बट ओल्ड पेंशन स्कीम अपने आप में सरकार के फाइनेंसेस पे काफी भारी पड़ती है, ये भी बात दोस्तों सच है। तो जो सरकारी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है वो तो ओल्ड पेंशन स्कीम को अपोज करता है। कल की डेट में जब आप सरकारी एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाओगे, सरकारी नौकर बन जाओगे, तो बोलोगे यार हम तो इतनी मेहनत से पहुंचे, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। तो सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं और पॉलिटिशियंस अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। तो इन चीजों पर पॉलिटिक्स बहुत होती है। जैसा कि मैंने बताया, बॉयकॉट ऑफ नीति मीटिंग बाय सीएम इज एन इररिस्पांसिबल एक्ट। जो नीति काउंसिल की, नीति आयोग की, गवर्निंग काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है, इसको अपोजिशन पार्टीज ने यहां पे बॉयकॉट कर दिया है। बहुत सी अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे नहीं आ रही। कौन कौन सी नहीं आ रही है ये यहाँ पे लिखा हुआ। बिहार के नीतीश कुमार भी नहीं आ रहे, बहुत सारे नाम मैंने भी आपको यहाँ पे बता दिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब, इनकी तबीयत खराब इसलिए नहीं आ रहे, लेकिन बोला जा रहा है कि क्या पता तबीयत खराब है कि नहीं है, हो सकता है पॉलिटिक्स की वजह से यहाँ पे ना आ रहे हो, जो भी रीजन हो दोस्तों। तो ओवरऑल बीजेपी की जो पार्टी मेंबर्स हैं, जो केंद्र की सरकार है, वो बोल रही है कि भाई राज्यों को तो टीम इंडिया के साथ तरह मिलकर काम करना चाहिए ना। ये अपोजिशन के पॉलिटिकल मेंबर्स बोल रहे हैं कि जो रूलिंग सरकार है उसने किसी प्रकार की डेमोक्रेसी छोड़ी नहीं है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के पास किसी प्रकार की ताकत छोड़ी नहीं है, तो हम इनके साथ एंगेज ही नहीं करना चाहते। केंद्र की सरकार बोल रही है कि केंद्र को और राज्यों को मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना, विकसित भारत का जो एजेंडा है @2047, इसको यहाँ पे मीट करना है, गति शक्ति, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना है। तो जिन राज्यों के चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की बाइलेटरल मतलब मल्टीलेटरल मीटिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है अपने लोगों के पास डेवलपमेंट नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। तो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग को अटेंड करने ना करने को लेकर यहाँ पे भारी पॉलिटिक्स जारी है। ये पर्टिकुलर टॉपिक भी जीएस पेपर 2 फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स के रिस्पेक्ट में आपको काम आएगा। अगली न्यूज जो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो है यूके मिनिस्टर तारिक बिगिंस इंडिया विजिट। क्या है यहां पे? तो भैया यहां पे आपको नजर आ रहे हैं तारिक अहमद, जो कि भाई यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्टर हैं, स्टेट फॉर फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट अफेयर्स के, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर समझ लीजिए। इन्होंने इंडिया की विजिट शुरू की कल, यानी कि सैटरडे को। पहली सीनियर लेवल की विजिट है खालिस्तानी प्रोटेस्ट के बाहर, जो कि इंडियन हाई कमीशन में हुए, तो उस समय पर काफी बवाल हुआ था। इंडिया ने भी जो सिक्योरिटी बैरिकेड्स थे यूके की एम्बेसी के बाहर दिल्ली में, उनको हटा दिया था। हमने क्लियर कट यूके को वार्निंग दी थी कि प्रॉपर तरीके से हमारे एम्बेसी को और कंसुलेट्स को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए वगैरह वगैरह। तो ये जो 4 दिन की विजिट है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि यूके प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले थे ऋषि सुनाक के साथ हिरोशिमा में, उसके कुछ दिन बाद ही यहां पे निकल के आते। देखिए इंडिया यूके के रिलेशंस बहुत लॉन्ग टर्म है, तो छोटे मोटे डिसेंशंस खालिस्तानी जैसे ऑब्वियस सी बात है रिलेशंस को यहां पे खराब नहीं करेंगे। मिस्टर अहमद को लॉर्ड अहमद बुलाया जाता है यूके में, और इनका जो ओरिजिन है वो इंडियन ओरिजिन के हैं। साउथ एशिया के रीजन में ये एक्सेल करते हैं, एक्सपर्टीज है इनकी यूके के अंदर। दिल्ली भी जाएंगे ये, हैदराबाद भी जाएंगे, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर बातचीत होगी। फिर 2030 का रोड मैप तैयार होगा इंडिया यूके फ्यूचर रिलेशंस का, कोलैबोरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस इन बोथ नेशंस, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होगी। फिर वो इंडिया के अंदर कल्चरल साइट्स पे भी जाएंगे, हाईटेक रिसर्च फैसिलिटीज में भी जाएंगे। इंडिया और यूके के
कोलैबोरेशन को साइंस, टेक्नोलॉजी और हेल्थ में एक्सेलरेट करने के लिए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को इनोवेशन कैंपस इन हैदराबाद में इनिशिएट किया जाएगा। एक स्पेशल ये एक स्पेस लॉन्च व्हीकल कंपनी है आपकी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स एट इनोवेशन कैंपस। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी जाएंगे। तो बहुत सी जगहों पे ये विजिट करने वाले हैं। चूंकि जो इनका पास्ट है, जो इनके एंसेस्ट्रल कनेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर, वो भाई आपके जोधपुर से हैं। इनकी माताजी जोधपुर से थी, इनके पिताजी गुरदासपुर में जन्मे थे। तो अपने एंसेस्ट्री से रिलेटेड कुछ प्लेसेस को भी विजिट करेंगे यहां पे मिस्टर तारिक अहमद साहब। पिछली बार ये दिल्ली में आए थे 2021 में क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातचीत करने के लिए। जून 2022 में भी ये इंडिया के अंदर आने वाले थे, लेकिन लास्ट मिनट पे इनकी जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया गया। चूंकि ऐसा कुछ बोला जा रहा था, चूंकि ये यूके के अंदर मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स थे, तो हो सकता है इंडिया के अंदर रिलीजियस फ्रीडम को लेके कुछ उल्टा सीधा बोलते। तो 2022 में इनके विजिट को उतना वेलकम नहीं किया जा रहा था और बाद में इनकी जो विजिट थी उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में। प्रिवेंटिंग सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, इस रिस्पेक्ट में भी साउथ एशिया में ओवरऑल वायलेंस को कम करने के लिए तारिक अहमद साहब इंगेज कर रहे हैं। इनको पूरी तरीके से ऋषि सुनाक का यहाँ पे सपोर्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी से जल्दी इंडिया यूके के बीच में साइन हो जाए, इन मॉडलिटीज को भी यहाँ पे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। G20 की लीडरशिप के अंदर यूके इंडिया एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज कर सकें, इसकी भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दोनों कंट्रीज के आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें, इसकी भी यहाँ पे बात की जा रही है। फिर आगे, राइट्स गुड्स डिमांड क्वेश्चंस ऑन डिसेबिलिटी शुड रिमेन इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6। अभी कुछ दिन पहले हम लोग नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिजल्ट्स को डिस्कस कर रहे थे। कुछ महीनों पहले ही नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के रिजल्ट्स पब्लिश हुए थे। अब ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 है, ये जुलाई से कमेंस होने वाला है। अब जो यहाँ पे डिसेबिलिटी के एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक शिकायत है। उनकी शिकायत ये है कि इस पर्टिकुलर NFHS 6 की सर्वे में डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनेयर को हटाया गया है। तो ये जो डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के पीछे पड़ गए हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनेयर को तो आपको और एग्जॉस्टिव करना चाहिए, और ज्यादा ब्रॉडन करना चाहिए, वाइडन करना चाहिए, और आप डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चनेयर को हटा रहे हो। तो ये तो गलत बात हो गई ना। हेल्थ मिनिस्ट्री से जब पूछा गया कि सच में क्या NFHS 6 सर्वे में डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हटाए जा रहे हैं, तो अभी के लिए तो भाई देखो कोई भी जवाब हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया नहीं है। NFHS है क्या? तो एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे है जो कि हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड एसेंशियल डाटा को प्रोवाइड करता है। इस डाटा के बेसिस पे हेल्थ मिनिस्ट्री अपना एजेंडा, अपनी पॉलिसीज, अपने प्रोग्राम्स, इन सबको सेट करती है। अगर देखा जाए तो दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस, जो दूसरी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो टूल किट्स को डेवलप कर रही हैं, स्ट्रेटजीज को डेवलप कर रही हैं डिसेबिलिटी डाटाबेस को इंप्रूव करने के लिए। ओके, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के इंटरवेंशन के साथ और नीति आयोग के इंटरवेंशन के साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अंदर ओवरऑल डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इंक्लूड करना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा कुछ यहां पे बोला जा रहा है। इंडिया का एक्सपीरियंस ये है कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैपनिंग्स की वजह से एक इंडिविजुअल की एवरेज लाइफ के 10 से 17 साल खराब हो जाते हैं। ऐसा 2022 का मिशन बिलियन रिपोर्ट बोलती है रीइमेजिनिंग हेल्थ सिस्टम्स को लेके। तो इसको यहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, जो लाइफ की क्वालिटी है, इसको इंप्रूव करने के लिए डिसेबिलिटी से रिलेटेड सर्वे डाटा को जोड़ने की जरूरत है। अगर हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड सर्वे ही कंडक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉपर डाटा कलेक्शन कैसे होगा, ये सब बातें बोली जा रही। फिर इंडिया के अंदर जुडिशरी में लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल पहले एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था जहां पे यह बोला गया था कि भैया जुडिशरी की प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करना चाहिए। लेकिन इस जजमेंट को खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस डिस्कस हो रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, केवल उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, सबकी नहीं होती। वहीं पे अगर आप हाई कोर्ट की बात करो तो हमारे देश की 25 हाई कोर्ट्स में केवल 9 हाई कोर्ट्स में प्रॉपर तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग होती नजर आई। और उन 9 में भी प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं है, कुछ जगहों पे ज्यादा प्रॉपर है, कुछ जगहों पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या इंपॉर्टेंट केसेस को लाइव स्ट्रीम कर दिया, बाकियों को नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पे बोलना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला? तो भैया स्पेशल मैरिज एक्ट को लेके जो केस इस समय पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उस पे यहां पे जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या बोला कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स has really taken our court absolutely to the homes and to the hearts of common people। मतलब जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की लाइव प्रोसीडिंग होती है तो डेफिनेटली हम देश के लोगों के साथ उनके दिल से कनेक्ट करते हैं, उनके घरों के अंदर जाके हम कनेक्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत से दोस्तों पब्लिक के मेंबर्स हैं जो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट के अंदर जाके हर केस की सुनवाई को अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन दे आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि कोर्ट रूम के अंदर क्या हो रहा है। तो वो कैसे जान सकते हैं? वो अपने घर बैठे बैठे लाइव स्ट्रीम को देख के जान सकते हैं। तो उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल नहीं करने पड़ेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ओवरऑल क्या हो रहा है कोर्ट के अंदर। जो जजेस हैं और जो लॉयर्स हैं वो भी थोड़ा अकाउंटेबल तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उनको ये पता होगा कि केवल कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत सारे और लोग लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी इन पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स को देख रहे हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग इक्वलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने सारे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को बोला है कि भाई देखिए लाइव स्ट्रीमिंग के कंसेप्ट को बहुत तेजी से पुश दिया गया, डिजिटलाइजेशन के कंसेप्ट को पुश दिया गया कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाइव स्ट्रीमिंग केवल कोविड-19 के पैंडेमिक के समय के लिए ही थी, ये परमानेंट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी, ये परमानेंट है, इसे में आगे भी करना है, पैंडेमिक रहे या ना रहे। एज पर डाटा फ्रॉम यूनियन लॉ मिनिस्ट्री क्या बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यूज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस टू हियर ओवर 1.9 करोड़ केसेस। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ और 31 मार्च 2023 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 1.9 करोड़ केसेस सुने गए हैं। हाई कोर्ट्स के रिस्पेक्ट में नंबर निकल के आता है 78 लाख केसेस ऑल ओवर इंडिया। गुजरात हाई कोर्ट ने सबसे ज्यादा लीड ले रखी है। अक्टूबर 2020 में उन्होंने अपनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स को YouTube पे लाइव स्ट्रीम किया ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। आज की डेट में जो गुजरात हाई कोर्ट का YouTube चैनल है उसके 1.24 लाख सब्सक्राइबर हैं, 1.9 करोड़ व्यूज हैं, 8600 आप कह लो वीडियोस हैं। तो कुल मिला के यहां पे ये बताया जा रहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ओवरऑल और यूट्यूब के थ्रू वीडियोस की लाइव स्ट्रीमिंग करके अगर आप खुद पैसा नहीं खर्च करना चाहते हो, एक तो जजेस लॉयर्स के ऊपर मॉरल प्रेशर डाल सकते हो, दूसरा ओवरऑल जस्टिस को लोगों के घरों तक पहुंचा सकते हो, उनका पैसा बचवा सकते हो, और जो आप कह लो जस्टिस है उसके प्रोसेस को फास्टन कर सकते हो। फिर अगली न्यूज, अर्डोगन पेज होमेज टू हिज आइडल ऑन द ईव ऑफ टर्की पोल्स। देखिए फर्स्ट लेग ऑफ पोलिंग में अर्डोगन जीत नहीं पाए थे। उनके जो अपोजिशन था मिस्टर किलिक दारोग्लू से 5 परसेंटेज पॉइंट आगे थे अर्डोगन, 49.5% पे थे लगभग, और ये शायद 44% पे थे केमल किलिक दारोग्लू, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए, क्योंकि जीतने के लिए अर्दोगन को 50% से ज्यादा वोट चाहिए थे। तो अब सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग होने वाला है, ठीक है, मतलब आज संडे को सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग हो रही होगी टर्की के अंदर। तो इस सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग से पहले एक इमोशनल अपील, एक आप कह लो कि रिलीजियस अपील यहां पे फिर से की है रसिब तैयब अर्दोगन ने। इनके जो एग्जीक्यूटिव इस्लामिक प्रेडिसेसर हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? अदनान मेंडेरेस की। अदनान मेंडेरेस की मजार पे गए यहां पे अर्दोगन, और वहां पे जाके उन्होंने बोला कि ये अदनान मेंडेरेस मेरा आइडल है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मतलब मौजूलियम पे आके मैं देश के लोगों को अपील करता हूं कि भाई आप मुझे वोट दीजिए। इससे पहले फर्स्ट लेग ऑफ वोटिंग से पहले हागिया सोफिया गए थे अर्दोगन। मेंडेरेस की कहानी मैं आपको बताऊं, मेंडेरेस को ट्राई किया गया था, 1 साल हैंग कर दिया गया था, मिलिट्री ने कूप किया था। अदनान मेंडेरेस एक ऐसा इंडिविजुअल था जो कि टर्की को थोड़ा बहुत इस्लामिक प्रिंसिपल्स की तरफ लेके जा रहा था, जबकि मुस्तफा केमल आतातुर्क ने टर्की को एक सेक्युलर, एक डेमोक्रेटिक कंट्री की तरह यहां पे स्टैब्लिश किया था। यह सबको पता है कि अर्दोगन एक प्रकार का इस्लामिक रूल, आप कह लो कंजर्वेटिव रूल लेके आना चाह रहे हैं टर्की के अंदर। तो अर्दोगन ने बेसिकली अपने 3 डेकेड्स के राज में इस्लामाइजेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया है, और 2016 में अर्दोगन के अगेंस्ट ऑलमोस्ट एक कूप होते होते बच गया था, ठीक है। तो इनका ये बोलना है कूप का एरा चला गया, मुझे वोट दो। अब खास बात दोस्तों ये है कि इस्लामिक कोर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स और सेक्युलरिज्म से अलग हटने की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी से थोड़ा अलग हटके ओवरऑल अर्दोगन यहां पे चाह रहे हैं कि यहां पे पावर को कंसंट्रेट किया जाए, और ओवरऑल ऐसे इस्लामिक सिंबल्स को जैसे कि अदनान मेंडेरेस को यहां पे कोर्ट भी कर रहे हैं। मतलब अर्दोगन का वो जो मतलब व्यू पॉइंट है बिल्कुल क्लियर है कि अगर मुझे वोट मिले, अगर मैं जीता, तो मैं डेफिनेटली यहां पे इस्लामाइजेशन को बढ़ाऊंगा, ओवरऑल डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को थोड़ा बहुत कम करूंगा। अब लेट्स सी यहां पे क्या होता है, टर्की के लोग किसको जिताते हैं। इनिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से तो यही लग रहा है कि सेकंड राउंड ऑफ वोटिंग में अर्दोगन जीत जाएगा। अगली न्यूज पे आते हैं, इराक अनवेल $17 बिलियन प्रोजेक्ट लिंकिंग यूरोप वेस्ट एशिया। इराक की अगर आप लोकेशन देखो दोस्तों यहां पे, तो ये आपको इराक की लोकेशन नजर आ रही। कौन कौन की कंट्री से इराक बॉर्डर लगाता है? तो भैया इराक बॉर्डर लगाता हुआ नजर आएगा टर्की के साथ, ईरान के साथ, सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, कुवैत के साथ। तो इतनी कंट्रीज के साथ यहाँ पे आपको इराक बॉर्डर लगाता हुआ नजर आएगा। इराक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आप कह लो लैंड एरिया में पड़ता है।
ओवरऑल एशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप को, और मिडिल ईस्ट और यूरोप को लिंक करने वाला जो आप कह लो स्फीयर है, जो लैंड इलाका है, वो इराक का है। तो इराक ने सैटरडे को एक एम्बिशियस प्लान यहां पे पुट फॉरवर्ड किया है, जिसके थ्रू एक रीजनल ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जाएगा। इराक को यहां पे रोड और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जाएगा, क्योंकि यूरोप को मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ेगा। ये $17 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, इसको बोला जा रहा है रूट ऑफ डेवलपमेंट, जो कि इराक की लेंथ में रन करेगा 1200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्दर्न बॉर्डर विद टर्की टू गल्फ इन द साउथ। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रन करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी ने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनाउंस किया है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे यहाँ पे। फिर आसपास की कंट्री जैसे ईरान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, टर्की, यूएई, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उन्होंने बोला कि इस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं एज अ पिलर ऑफ सस्टेनेबल नॉन ऑयल इकोनॉमी, अ लिंक दैट सर्व्स इराक्स नेबर्स एंड द रीजन। तो बेसिकली ईरान की इकोनॉमी जो ऑयल बेस्ड है, ये थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। उस डाइवर्सिफिकेशन के तहत ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करके एक ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह इराक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 3 से 5 साल में एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स ईरान के अंदर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेन स्टेशंस बनाए जाएंगे, पोर्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, अल्फा कॉमर्शियल पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो इस अल्फा पोर्ट पे कार्गो अनलोड होगा, फिर वो रोड और रेल लूम्स के थ्रू यूरोप में लेके जाया जा सकता है। 15 ट्रेन स्टेशन उस पूरे रूट में होंगे। इंपॉर्टेंट शहर जैसे बसरा, बगदाद, मोजुल, टर्किश बॉर्डर तक ओवरऑल इन पर्टिकुलर स्टेशन की ट्रेन से कनेक्टिविटी होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना ओवरऑल करंट अफेयर्स का एनालिसिस खत्म करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि चीता को कूनो नेशनल पार्क में, जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीताओं को लेके आया गया ना, इस पर्टिकुलर आप कह लो शिफ्टिंग में स्पैटियल इकोलॉजी के बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 70 साल पहले 1952 में एशियाटिक चीता, जिसको आप एसिनॉक्स जुबिटस वेनेटिकस बोलते हैं, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद 8 चीता नामीबिया से और 12 चीता साउथ अफ्रीका से इंट्रोड्यूस किए गए हैं कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर सितंबर 2022 में और फरवरी 2023 में। इंटेंट क्या है कि एक फ्री रेंजिंग चीता की पॉपुलेशन को इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। 3 साइंटिस्ट फ्रॉम द लिबनीज इंस्टीट्यूट ऑफ जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन बर्लिन जर्मनी, इन्होंने कुछ शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई किया है इस पर्टिकुलर चीता के री इंट्रोडक्शन प्लान में। प्रॉब्लम ये है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क का जो 750 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, ये एनफेंस्ड इलाका है। मतलब आसपास के जो लोगों के हैबिटेशन है, वहां पे जाने में चीताओं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आराम से घुस सकते हैं। अब इन 20 चीताओं को आपने 750 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में इंट्रोड्यूस कर दिया। कैरिंग कैपेसिटी लगभग 21 है। पर स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 3 चीता आ जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में। अब यहां पे जो रिसर्चर्स हैं वो बोल रहे हैं कि यहीं पे काम गड़बड़ हो गया। कंजर्वेशन साइंस एंड प्रैक्टिस नाम की जर्नल में लिखते हुए ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि हाई चीता डेंसिटी फ्री रेंजिंग अफ्रीकन चीता पॉपुलेशन में नहीं पाई गई है। अगर आप अफ्रीका में जाते हो तो अफ्रीका में मान लो मसाई मारा, केनिया वगैरह के इलाके में आप चले जाओ, तो वहां पे जो चीता की डेंसिटी है वो है 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 1 चीता। इंडिया के अंदर आप देखो तो 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीता नजर आ रहे हैं। तो ये रिसर्चर्स यहां पे ये बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर चीता जब किसी जगह पे सेटल होता है तो वो अपना एरिया फिक्स कर लेता है, और एक चीता और दूसरे चीता के एरिया के बीच में कम से कम 20 से 25 किलोमीटर का गैप होता है। और इस 20 से 25 किलोमीटर के गैप में जो फ्लोटर्स होते हैं, फ्लोटर्स मतलब जो जानवर इधर उधर घूमते रहते हैं, एक पर्टिकुलर इलाके में नहीं टिकते हैं, या फिर फीमेल चीता यही पाए जाते हैं। तो मतलब मेल चीता एरिया वाइज डोमिनेट करता है किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप को। तो ओवरऑल 750 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में आपने 20 चीता उतार दिए। अफ्रीका के मसाई मारा इलाके में चले जाओ तो वहां पे आपको 100 स्क्वायर किलोमीटर पे 1 चीता मिलेगा। इंडिया के अंदर 100 स्क्वायर किलोमीटर कम से कम 3 चीता नजर आ रहे हैं। ये 3 चीता ही 750 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका घेर जाएंगे। तो ओवरऑल अच्छा 3 चीता कौन से? जो 8 चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे, कहां से? नामीबिया से। उसमें से 3 मेल चीता थे और 5 फीमेल चीता थी। तो इन 8 के जो 3 मेल चीता है ना, ये बड़े आराम से 750 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी को अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो अफ्रीका से लाए हुए, साउथ अफ्रीका से लाए हुए 12 चीताओं के अंदर मेल चीता हैं, वो अपना इलाका डेजिग्नेट करने के लिए कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे और लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे। तो स्पैटियल जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है चीता का, इसको प्रॉपर तरीके से साइंटिफिकली यहां पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, इसलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें यहां पे देखने को मिल रही है, ऐसा कुछ ही साइंटिस्ट बोल रहे हैं। फिर आयरन फोर्टिफिकेशन को लेके एक आर्टिकल यहां पे बताया जा रहा है कि एक्सेसिव आयरन इंटेक से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, आयरन का इंटेक बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेन और वुमेन के बीच में एक फर्क है।
वुमेन के अंदर दोस्तों आयरन का एक्सक्रीशन होता है। मेंस्ट्रुएशन की साइकिल होती है वुमेन की, 1 महीने में लगभग एक बार आती है, जिसके चलते वुमेन की बॉडी से काफी हद तक खून का लॉस हो जाता है। तो जो खून का लॉस हो जाता है तो उस खून के लॉस से आयरन भी वुमेन की बॉडी से निकल जाता है। तो आयरन का एक्सक्रीशन वुमेन की बॉडी से होता है, बट मेन की बॉडी से ऐसे एक्सक्रीशन होने का कोई आप कह लो नेचुरल वे अवेलेबल है नहीं। ठीक है भाई, तो ये बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आयरन एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा भी आयरन अगर ह्यूमन बॉडी इनटेक करता है तो उसके कुछ डिलीटेरियस, कुछ खतरनाक आउटकम निकल के आ सकते हैं। ठीक है ना भाई, आयरन की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन को बनाने में, लेकिन एक्सेस अगर आयरन आप कंज्यूम करोगे तो उसका नुकसान भी है। आयरन डेफिशिएंसी जिसको आप एनीमिया बोलते हो, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फूड का फोर्टिफिकेशन करते हैं। तो फूड के फोर्टिफिकेशन के थ्रू हम लोग आर्टिफिशियली उस फूड के आयरन कंटेंट को बढ़ाने की बात करते हैं। और फिर जब वो खाना इंडिविजुअल खाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके शरीर में जो भी आयरन की कमी है वो पूरी हो जाती है। टिपिकली अगर आप देखो तो व्हीट, राइस, सॉल्ट, इन सबको आयरन के साथ फोर्टिफाई किया जाता है। लेकिन इसके चलते कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले से ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, अब उनके अंदर आयरन का कंटेंट हो जाता है ज्यादा। अब आयरन के कंटेंट से ज्यादा से क्या होगा, अगर आयरन आपके बॉडी में ज्यादा है तो वो आपके लीवर के अंदर एक्युमुलेट होकर लीवर फाइब्रोसिस कर सकता है, जो कि लॉन्ग टर्म में सिरोसिस मतलब लीवर फेल्योर में बदल सकता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है ना भाई, तो लीवर का एक नुकसान यहां पे, फिर कुछ और नुकसान यहां पे लीवर के बताए जा रहे हैं, मतलब कि एक्सेस आयरन हैज बीन क्लोजली लिंक्ड टू डायबिटीज। Abnormal fat oxidation due to excess iron causes excessive serum triglyceridemia and excessive accumulation of triglycerides in muscle and liver tissues। तो ट्राइग्लाइसराइड्स का एक्सेसिव एक्युमुलेशन हो जाएगा आपके लीवर और मसल के टिश्यूज में अगर आपने आयरन के इंटेक को जरूरत से ज्यादा कर रखा है तो। और ओवरऑल आयरन एक्सेसिव सीरम ट्राइग्लाइसेडेमिया भी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट करेगा। प्लस ये लीवर फाइब्रोसिस करा सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो बेसिकली क्या बताने की कोशिश की जा रही है, बताने की ये कोशिश की जा रही है कि आयरन का इंटेक एक लिमिट में ही ठीक है। अगर एक लिमिट से ज्यादा आपने आयरन का इंटेक किया वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक लिमिट से ज्यादा आयरन के इंटेक से और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये जो अनएब्जॉर्ब्ड आयरन है आपकी ह्यूमन बॉडी में, ये इन्फ्लेमेशन कर सकता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइनिंग का और कोलोनिक माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब कर सकता है। आपकी इंटेस्टिनल लाइनिंग में एक इरिटेशन आ सकती है, आपको एब्डोमिनल क्रैम्प आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लड लॉस भी यहां पे हो सकता है। तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही। इस पर्टिकुलर एक्सेसिव आयरन के चलते एक क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी आपकी बॉडी के अंदर आ सकता है, जो कि इंपेयरमेंट कर देगा माइटोकॉन्ड्रियल बेटा ऑक्सीडेशन का ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये एब्नॉर्मल फैट ऑक्सीडेशन लीड करेगा एक्सेसिव सीरम ट्राइग्लिसरीडेमिया एंड एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड्स, जो कि यहां पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो आयरन फोर्टिफिकेशन में थोड़ा साइंटिफिक एलिमेंट लाने की जरूरत है। आप आंख बंद करके बस आयरन को रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स में जोड़े ही जा रहे हो, फोर्टिफाई किए जा रहे हो, ये अप्रोच सही नहीं है। कुछ लोग ओवरऑल अपनी फूड हैबिट्स में इनफ अमाउंट ऑफ आयरन का इंटेक करते हैं। इन लोगों के अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन के इंटेक की जरूरत नहीं है। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयरन का इंटेक नहीं होना चाहिए, आयरन का इंटेक साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ये बात यहां पे बताई जा रही है। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं आखिरी, द साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। भाई कॉफी की यहां पे तारीफ की जा रही है डी बालासुब्रमण्यम के द्वारा। स्टैटिस्टा साइट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी की दुनिया का, आफ्टर ब्राजील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया एंड होंडुरस। इंडिया ने 4 लाख टन कॉफी क्रिएट की थी 2022-23 में। इंडिया में अगर कॉफी के ओरिजिन की बात की जाए तो डॉक्टर केटी आचार्य ने अपनी किताब इंडियन फूड में यह लिख रखा है कि अगर आप देखो तो कॉफी इंडिया के अंदर आई कब, ये मिडिल ईस्ट से आई 14वीं से 15वीं शताब्दी में। इसको कोहा शुरू में बोला गया, बाद में इसको कॉफी बोला गया। ब्लॉग्स ये बताते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियल कॉमर्शियल ने इंडियन कॉफी के आप कह लो कल्टीवेशन को इंडिया के अंदर कॉमर्शियलाइज किया फ्रॉम मैसूर टू यूरोप। जब 8 दिसंबर 2019 के अपने आर्टिकल को कोट करते हुए बालासुब्रमण्यम साहब बोल रहे हैं, डी बालासुब्रमण्यम साहब, कि इनके हिसाब से कॉफी एक हेल्थ ड्रिंक है। मेटा एनालिसिस ये बताती है कि कॉफी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो कॉफी एक्चुअली में एक हेल्थ ड्रिंक है और ये हेल्थ ड्रिंक हमारे स्टोमक सेल्स को प्रोटेक्ट करती है ऑक्सीडेटिव डैमेज से। हमारी बॉडी के अंदर टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को भी कम करती है कॉफी, और बहुत सारी एज रिलेटेड डिजीज में मदद करती है कॉफी, लेकिन एक लिमिट तक। एक दिन में 5 कप से ज्यादा कॉफी आपको नहीं पीनी। तो एक लिमिट तक अगर आप कॉफी पीते हो तो दैट इज डेफिनेटली अ हेल्थ ड्रिंक। ये इसलिए भी है दोस्तों, जो कि इंडिया की जो साउथ इंडियन कॉफी है
उसके अंदर कॉफी के साथ चिकोरी पाउडर मिलाया जाता है और ये चिकोरी पाउडर अपने आप में साउथ इंडियन कॉफी को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। चिकोरी है क्या? ये एक हर्ब है जो कि नेटिव है यूरोप में और एशिया में। इस पर्टिकुलर हर्ब रूट के अंदर इन्यूलिन होता है, एक स्टार्ची सब्सटेंस है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इन्यूलिन बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स में भी पाया जाता है। व्हीट में, ओनियंस में, बनाना में, लीक्स में, आर्टिचोक्स और एस्पेरेगस में भी पाया जाता है। तो जो चिकोरी रीड्स है ये आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग को कम करते हैं, आपका किसी दर्द को कम करते हैं। चिकोरी बेसिकली एक रिच सोर्स है बीटा कैरोटीन का, ये सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। तो बेसिकली जो साउथ इंडियन कॉफी बिकती है ना, उसके अंदर कॉफी पाउडर के साथ ये चिकोरी भी पाया जाता है और ये चिकोरी इसीलिए साउथ इंडियन कॉफी को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देता है। तो बेसिकली साउथ इंडियन कॉफी के अंदर आपको कॉफी मिलेगी 70% और चिकोरी पाउडर मिलेगा आपको 30%। तो ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर मिलता है यहाँ पे कॉफी का, ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है। कॉफी प्लांटेशंस की अगर इंडिया के अंदर बात की जाए तो हिल रीजन्स ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के अंदर कॉफी प्लांटेशंस पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिल्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम में भी पाई जाती हैं। 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। चिकोरी बेसिकली उत्तर प्रदेश, गुजरात में उगाया जाता है। अब खास बात दोस्तों ये कि उत्तर प्रदेश, गुजरात के अंदर लोग चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी कम पीते हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि इंडिया की चाय के अंदर भी कैफीन पर कप कंपैरेटिवली कम ही होता है। उसका रीजन ये है कि इंडिया के अंदर लोग चाय के अंदर ऑब्वियसली बात है दूध वगैरह को मिक्स करते हैं। अब देखिए दुनिया भर में चाय कॉफी अलग अलग प्रकार से पी जाती है। जैसे इटालियन की अपनी अलग कॉफी की वैरायटी, एक वैरायटी है एक्सप्रेसो, जहां पे हाई टेम्परेचर को वाटर को फोर्स करके ओवरऑल ग्राउंड कॉफी में मिलाया जाता है द प्रेशर ऑफ 10 बार्स। तो एक प्रकार का एग्जांपल होगा। साउथ इंडिया की जो फिल्टर कॉफी है ये हॉट मिल्क के साथ दी जाती है। तो बेसिकली मिल्क ऑब्वियसली बात है टेस्ट और फ्लेवर कॉफी को बढ़ा देता है और ऑब्वियसली बात है कैफीन के कंटेंट की कंसेंट्रेशन को भी यहां पे मिल्क आपका कम कर देता है। ओके, इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क का एक पेपर पब्लिश हुआ था जनवरी 2023 में इन द इश्यू ऑफ जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री। इसने पॉइंट आउट किया कि जो कॉफी मिल्क के साथ दी जाती है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। मिल्क के अंदर के जो प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कॉफी के साथ मिलकर इम्यून प्रोड्यूसिंग सेल्स बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बेसिकली अगर आप देखो तो यहां पे कॉफी की इंपॉर्टेंस को पॉइंट आउट किया जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली बात है उस कॉफी की बात की जा रही है जिसमें कैफीन का कंटेंट कम हो, चिकोरी का कंटेंट ज्यादा और इसमें साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी आती है। तो इस बेसिस पे रिसर्चर्स ने इंडिया के अंदर भी ह्यूमन ट्रायल इनिशिएट किया है, देश पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन ट्रायल इनिशिएट किया है कि कॉफी के साथ अगर मिल्क मिला के पियो तो उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है। ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इंडियंस इस पर्टिकुलर ट्रायल में एनरोल करवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों ओवरऑल कॉफी के ऊपर एक आर्टिकल। 3 इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स थे जो कि रेलेवेंट है, क्यों साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी काम की है, ओवरऑल आप कह लो कि एक लिमिट से ज्यादा फूड फोर्टिफिकेशन क्यों गलत है, एक्सेसिव आयरन इनटेक खतरनाक होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, और चीता का जो कूनो नेशनल पार्क में रीइंट्रोडक्शन हो रहा है वो क्यों साइंटिफिक तरीके से नहीं हो रहा है, क्यों चीता यहाँ पे बड़ी तादाद में मर रहे हैं, इसको भी हमने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लें दोस्तों, कुछ दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा कि एक कोर्स आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊं। मैंने इनिशियल कुछ वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं, तो मैं आपके लिए वहां पे डेमो के बेसिस पे ये वीडियोस भी डाल दूंगा ताकि आप उन वीडियोस को देख के चेकआउट कर सकें कि हाँ आपको चीजें ठीक लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं। मेरी कोशिश ये है, अब आपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मेरी कोशिश ये रहेगी, इस समय तक जो वीडियो देख रहा है वो ऑब्वियसली बात है सीरियस स्टूडेंट ही होगा, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो, ऐप में भी मैसेज करके बता सकते हो। तो मेरी कोशिश ये है कि डेली के बेसिस पे मैं टॉपिक्स को उठा के आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनवाऊंगा। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। देखिए बतेरी दुनिया भर की इंस्टीट्यूट आपको जत्था उठा के दे देती है पीडीएफ का, मैं खुद डेली के बेसिस पे इतने आर्टिकल्स की पीडीएफ दे रहा हूं। तो ओवरऑल आर्टिकल्स का बना के इस प्रकार के आर्टिकल्स ही मैं अपने वीडियोस में डालूंगा, और उन आर्टिकल्स के बेसिस पे आपको नोट्स में लाइन वाइज क्या लिखना है ये मैं आपको बताऊंगा। तो ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर आपके नोट्स इतने होलिस्टिक तरीके से पेपर वाइज तैयार हो जाएंगे जिसमें आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी जुड़ी हुई होगी। स्टैटिक तो खैर मैं आपको समझाता जाऊंगा, उसका तो आप डिटेल नोट्स नहीं बनाओगे, आप जीएस पेपर वाइज नोट्स बनाओगे, प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन करोगे, और वो मैं इंडिविजुअल वीडियोस के थ्रू आपके सामने लेके आऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आई होप लेक्चर्स में आपको मजा आ रहा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।